या फिर माँ के भाई भाभी हैं। मयंक ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच कर कहा, बिट्टू को लेकर अब मैं एक आधा शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यार ये ब्यूटीफुल गर्ल एक झलक दिखाकर आखिर कहाँ छुप गई है। पूरा आउट हाउस छान मारा पर वो पटाखा कहीं दिखाई नहीं दी। अदम्या आउट हाउस के टेरेस पर खड़ा होकर नीचे फैले बड़े से गार्डन की तरफ और अपने आसपास फैले हुए अस्थाना हाउस की तरफ एक तिरछी नजर से देखते हुए बोला, कौन नहीं दिख रहा है? पीछे से आती हुई आवाज को सुनकर अदम्या चौंक कर खड़ा हो गया। वो हड़बड़ाते हुए पीछे की तरफ पलटा और हैरानी से उसकी आंखें फैल गई थी। उसके सामने दोनों हाथों को बांधे हुए मयंक खड़ा था और उसकी गुस्से और नफरत से भरी हुई आंखों को देखकर अदम्या इतना तो जान ही गया था कि वो जो यहाँ करने आया है उसकी राह इतनी आसान तो हरगिज़ नहीं है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और अदम्या ने अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा ली। वैसे भी उसकी मक्कारी और फरेब से भरी नजरें मयंक के गुस्से और उसके लिए नफरत से भरी नजरों का सामना आखिर कब तक करती। शिकारी आंखें। हे मयंक भैया, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। एनीवे, शादी की बहुत बहुत बधाई आपको। अदम्या ने यही बात शुरू करते हुए कहा। उसे मयंक का खुद को इस तरह गुस्से से देखना पसंद नहीं आ रहा था शायद। या थैंक यू अदम्या, उम्मीद है कि इतने दिनों के बाद भी मिलने पर तुम हमारी पिछली मुलाकात नहीं भूले होगे। मयंक ने एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए कहा। अरे कैसी बातें करते हैं आप मयंक भाई, आप अब तक वो सब लेकर बैठे हैं। जस्ट फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। अदम्या ने बेफिक्री से कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं उन बातों को लेकर बिल्कुल भी नहीं बैठा। बस तुम्हें रिमाइंड करवा रहा हूँ हमारी लास्ट मीटिंग की। तुम उसे अपने जहन में रखना और यहाँ जिस काम के लिए आए हो ना, बस उसी पर फोकस करना। मयंक ने सपाट लहजे में कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। अदम्या के चेहरे पर एक बार फिर से मक्कारी फैल गई, पर तभी मयंक पीछे की ओर पलटा और अदम्या ने अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। सिर्फ शादी में शामिल होने आए हो तो बस वही करना, बाकी तो तुम काफी समझदार हो और भरतपुर वाले तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तुम्हारी एक गलती और तुम यहाँ से और शांतिवन की जिंदगी से आउट, हमेशा हमेशा के लिए। मयंक ने उसकी तरफ एक उंगली करते हुए कहा। फिर मयंक वहां से चला गया और उसके जाते अदम्या ने अपने हाथ को जोर से दीवार पर दे मारा। मयंक, बहुत जल्दी तुम्हारा यह गुरूर और तुम्हारी अकड़ तुमसे टाटा बाय बाय बोलकर चली जाएगी। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, ना ही हमारी लास्ट मीटिंग और ना ही तुमसे हुई मेरी बिजनेस राइवल वाली फाइट। अदम्या अग्निहोत्री तुमसे हर बात के लिए रिवेंज लेगा। बस एक बार तुम्हारा वीक पॉइंट मेरे हाथ लग जाए। बिजनेस में तो तुम कोई कमी रखते नहीं हो, तो फिर जरूर वो कमी तुम्हारी फैमिली ही होगी और मुझे बस वही कमजोर नब्ज टटोलनी है तुम्हारी। फिर तुम देखना, पूरा वशिष्ठ खानदान और वो रॉयल शांतिवन मेरी मुट्ठी में होगा। अदम्या ने अपने हाथ को मुट्ठी बनाकर सामने गार्डन में बैठे हुए पूनम, सत्येंद्र जी और बाकी के लोगों को निशाना बनाते हुए कहा। वो अभी यही सोच रहा था कि उसके कानों में एक प्यारी सी खिलखिलाने की आवाज पड़ी और वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। आउट हाउस की उस 2 मंजिला छत के सामने की ओर फैला हुआ अस्थाना हाउस का बड़ा सा गार्डन साफ दिखाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था बल्कि वहां होने वाले क्रियाकलाप भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ते थे वहां से। और इस समय अस्थाना हाउस के गार्डन एरिया में सब लड़कियां गोल घेरे में बैठी हुई अवनी के साथ किसी बात पर चहलबाजी कर रही थी और उन्हीं सबकी उन्मुक्त हंसी उस गार्डन के साथ साथ सामने 5 मिनट की दूरी पर ही बने हुए आउट हाउस की छत को भी गुलजार कर रही थी। पर उस शिकारी की आंखें तो बस अपने उस एक खास शिकार को ही फोकस किए हुई थी। तो तुम यहाँ पर हो, मेरी आंखों में समाकर मेरी नजरों के सामने आंख में चोली खेल रही हो, पर तुम वहां क्यों, यहाँ क्यों नहीं हो? अदम्या ने एक नजर आउट हाउस के गार्डन के ऊपर डाली, जहाँ शाम के इस वक्त अधिकतर रिश्तेदार जाती हुई धूप का मजा ले रहे थे और उन सब की भीड़ में और भी बहुत सारी लड़कियां थी। पर अदम्या की नजरें घूम फिर कर सोनम के चेहरे पर ही फिसल जाती थी बार बार। वेट फॉर अ सेकंड, आई एम कमिंग सून, अदम्या ने कहा और वहां से नीचे जाने के लिए बढ़ गया। अरे तुम उधर किधर जा रहे हो? आज वहां पर कोई काम नहीं है, कल शाम को मेहंदी का फंक्शन है, तब चलना हम सबके साथ। मयंक ने अस्थाना हाउस की ओर पैरों को बढ़ा चुके अदम्या को रोकते हुए कहा। मैं तो बस यूं ही जरा एक चक्कर लगाकर आ रहा हूँ इस ब्यूटीफुल अस्थाना हाउस का। ऊपर टेरेस से नजारा बहुत सुंदर था तो खुद को रोक नहीं पाया। अदम्या के जहन में बस सोनम का चेहरा घूम रहा था। अदम्या ने मयंक को बताया और वहां से वापस अपने कदम अस्थाना हाउस की तरफ बढ़ा लिए। पर अभी वहां जाना सही नहीं होगा और वैसे भी तुम वहां किसी को जानते नहीं हो, कल चलना तो सबसे मिलवा भी दूंगा। मयंक ने एक बार फिर से उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे वहां जाने से प्रॉब्लम हो रही है मयंक? अदम्या ने अपने गॉगल्स आंखों से सर पर चढ़ाते हुए कहा। व्हाट प्रॉब्लम? और मुझे वो क्यों? ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, मयंक ने गुस्से में कहा, जो बहुत देर से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए खड़ा था। तब तो तुम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि अदम्या को जिस बात के लिए भी मना किया जाता है, अदम्या वो काम करके दम लेता है। और रही बात वहां पर किसी को जानने पहचानने की, तो जब जाऊंगा तभी तो जानूंगा और पहचानूंगा सबको। अदम्या ने मयंक की तरफ एक आंख विंक करते हुए कहा और विसल करते हुए वहां से निकल गया। मयंक को अब से 2 साल पहले की एक बात फिर से ताजा हुआ थी, जब शांतिवन में पूनम और सत्येंद्र जी की शादी की 25वीं सालगिरह का फंक्शन था। सोनम के सेमेस्टर एग्जाम्स होने की वजह से वो नहीं आ पाई थी उस समय, और उसी फंक्शन में अदम्या ने नशे में धुत होकर मयंक के कलीग के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। बहुत कायदे से धुलाई की थी मयंक ने अदम्या की, पर मयंक के भरतपुर वाले मामा मामी ने उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा था कि अदम्या उनका इकलौता बेटा है, अगर पुलिस आएगी तो उसका करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। उसके बदले वो दोनों मयंक की कलीग से माफी मांग लेते हैं। मयंक ने सिर्फ एक शर्त पर अदम्या को पुलिस में देने से मना किया था कि ये लड़का अदम्या पूरी दुनिया घूमे, आई डोंट केयर, पर ये मथुरा में एक कदम भी ना रखे, वरना मैं अपना किया हुआ वादा भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। हाँ, बिल्कुल मयंक बेटा, अदम्या अब कभी मथुरा तो का यूपी में भी कदम ना रखेगा, अदम्या की मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा था।
और मयंक नशे में चूर जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए अदम्य की तरफ गुस्से और हिकारत से देखते हुए वहां से चला गया था। आज भी ये यहाँ आया है तो जरूर इसका दिमाग कोई ना कोई खिचड़ी तो पका ही रहा होगा। पता नहीं क्यों इसके आने के बाद से मुझे नेगेटिव वाइब्स के साइन मिल रहे हैं, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कोई गड़बड़ होने वाली है। मयंक ने अपने आसपास देखते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू अस्थाना हाउस क्यों गया अदम्य। कुत्ते की पूंछ है तू अदम्य, जो 20 साल के बाद पाइप से निकालने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मयंक ने मनी मन सोचते हुए अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। उधर फोन रिसीव होते ही मयंक अधीरता से बोला, हेलो अमित। हेलो हॉट बेब्स। अदम्य अपने सामने बैठी हुई इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देखकर बौराया जा रहा था, पर लड़कियां जो अब तक किसी उन्मुक्त हवा से बह रही थी उसके वहां आते एक खोल में सिमट गई और उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी कि कौन है ये लार टपकाने वाला डॉगी स्टाइल लड़का जो अचानक से यहाँ आ धमका है। पर अदम्य की नजरें उन सबको स्कैन करते हुए उन्हीं के बीच बैठी हुई सोनम पर जाकर ठहर गई थी। ओहो, तो तुम यहाँ इन खूबसूरत तितलियों के बीच में छिपी बैठी हो, पर तुम कहीं भी छुप लो और कितना भी मुझसे भाग लो तो मैं तुम्हें यूं ढूंढ लूंगा। अदम्य ने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाते हुए मन ही मन कहा। सोनम तो पहले भी इस नमूने से दोपहर में मिल चुकी थी और जिस तरह से ये उसे नजदीक जाकर छूने की कोशिश कर रहा था, सोनम को उसकी उपस्थिति मात्र से ही अजीब सी घबराहट होने लगी थी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? अवनी और प्रिया ने एक साथ ही उससे पूछ लिया। अरे मुझे नहीं पहचाना आपने? आई एम अदम्य फ्रॉम भरतपुर, आपके रिलेशन में ही हूँ। अदम्य की नजरें अब भी सोनम पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो अपना इंट्रो सिर्फ सोनम को ही दे रहा था। सोनम को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हो गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मैं आया और आप चल दी। लगता है आपको मेरा साथ कुछ पसंद नहीं आया। अरे पर कुछ वक्त गुजार कर तो देखिए मेरे साथ, आपको मेरी बातें और मेरा साथ दोनों ही पसंद आएंगे। अदम्य सोनम का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। हमारा रास्ता छोड़िए और हमें जाने दीजिए, सोनम ने गुस्से से कहा। अरे जी फिर कब मिलेंगे इतना तो बता दीजिए, अदम्य ने ढिठाई से कहा। सोनम ने उसे गुस्से से देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। मिलना तो तुम्हें होगा और वो भी बहुत जल्दी। वो क्या है ना कि मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं है और सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हें देखकर ज्यादा इंतजार होगा भी नहीं मुझसे। क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने कि 1000 दफा देखा फिर भी साला मन ही नहीं भर रहा है। अदम्य पीछे से जाती हुई सोनम को बस आंखों ही आंखों से ताड़े जा रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने मजबूती से हाथ रख दिया और वो चिहुक कर उस ओर देखने लगा। लास्ट वार्निंग। का बबुआ ऐसन का टुकुर टुकुर देख ही रहे हो? काका बहू कोनो लड़की ना ही देखी है? अदम्य के कंधे पर पुलकित अपना हाथ मजबूती से धरे उसकी धृष्टता के बारे में उसे आगाह कर रहा था। पर अदम्य इज सच अ बैड बॉय। वो उसी बेहयाई और बेहूदगी से बोलता है, देखी है ना, और बहुत करीब से देखी है, पर इसके जैसी आज तक नहीं देखी। अरे बोलती है तो ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी तो 2 नशीली आंखें ही सब कुछ कह जाएं। हाय कसम से बनाने वाले ने भी क्या फुर्सत में बनाया इसे, और इसके होंठ वो तो। अदम्य के इसके आगे कुछ और कहने से पहले ही अमित उसके ठीक सामने खड़ा था और पुलकित ने उसकी गर्दन दबोच ली थी पीछे से। डोंट यू डेयर टॉक लाइक दैट। नहीं तो बोलना तो बहुत दूर की बात है, तू ना सोचने के लायक भी नहीं रह जाएगा। अमित ने अदम्य के गाल पर हाथ से थपथपाते हुए कहा। रियली? और तू कौन है बे? और तुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है मेरे उसके लिए कुछ भी कहने से? मैं तो कह रहा हूँ कि लगे हाथ हो तू भी बहती गंगा में हाथ धो ले, कसम से बहुत ही मस्त है। आई अदम्य के इसके आगे के शब्द उसके गले में फंस गए। अमित ने उसके घुमा के पंच चढ़ दिया। एक पल के लिए अदम्य के दिमाग की सारी नसें हिल गई थी और वो अपनी आंखों को बार बार मसल कर अपनी चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। अमित ने उसकी गर्दन को दबोचते हुए कहा कि लड़कियों से इज्जत से बात करना सीख पहले, फिर अपना मुंह खोलना। और उसकी तरफ तो तू भूल कर भी देखना मत, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू दिन के उजाले में भी किसी को देखने लायक नहीं रह जाएगा। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है तेरे लिए। दूसरी बार डेविल वॉर्न नहीं, वार करता है। टेक इट सीरियसली, ओके? अमित ने उसके कॉलर को सही करते हुए कहा और वहां से चला गया। समझ गए कि ना ही ऐसे ही मान जा, ना ही तो अदरक की तरह तबीयत से कूट दिया जाओगे और कोई कुछ भी ना कर पाएगा, समझना बिलायती बिल्ले। पुलकित ने अदम्य की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा और अमित की तरफ जाकर बैठ गया। अगर तू डेविल है तो फिर मैं भी बैड बॉय हूँ, और फिर मैं तो यहाँ आया ही हूँ तेरी अकड़ को तोड़ने के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत मजा आने वाला है, और वैसे भी तुझे इस थप्पड़ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अदम्य भी अपने कॉलर को झटकते हुए बोला और फिर अपनी आदत के हिसाब से इधर उधर मंडराते हुए वहां से वापस आउट हाउस चला गया। डुगु, तूने उसे एवं छोड़ दिया? तुझे उसकी चटनी डिप्स व्हाटएवर जो भी बनाया जाता है वो बनाना चाहिए था। सौरभ ने अमित के वहां बैठते ही कहा। हाँ डुगु, दिस टाइम दिस बोंगर इज राइट यार। सिर्फ एक पंच उसके लिए सस्ता नहीं था। पुलकित भी अमित के बराबर वाली चेयर पर बैठ गया, पर अमित का ध्यान इन सब बातों में नहीं था अभी। उसका ध्यान तो अपने ठीक सामने बैठी हुई लड़कियों में शामिल सोनम के ऊपर था। अदम्य आया और बेहिसाब बेहूदगी दिखाकर वापस चला गया था। इसकी जानकारी सिर्फ लड़कियों को और लड़कों को थी, और लड़कों को ये जानकारी मयंक ने दी थी। जब अदम्य आउट हाउस से अस्थाना हाउस की तरफ चला आया था, तभी मयंक ने अमित को फोन करके फौरन बाहर आने के लिए बोला था, और अमित भी बिना 1 सेकंड की देरी किए हुए भागते हुए बाहर आ गया था। मयंक ने फोन पर ही शॉर्ट में अदम्य की कुंडली बता दी थी अमित को। तुम ठीक हो ना छोटी? अवनी ने सोनम के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा। सॉरी छोटी, ये सब बस इसलिए हो रहा है कि हमारी शादी हो रही है, वरना अदम्य जैसे लोगों को तो मैं 1 सेकंड के लिए भी घर की दहलीज पर पैर ना रखने दूं। अवनी को बहुत बुरा लग रहा था। अब भाभी हम ठीक है एकदम।
सोनम ने अपनी आदत के हिसाब से अपनी तकलीफ अपने चेहरे की मुस्कुराहट में छिपा ली थी। आप सब है ना हमारे साथ, फिर हम क्यों ऐसे लोगों की बातों से डरे? सोनम ने एक हल्की सी नजर अमित के ऊपर भी डाल दी थी। पर जो भी हो, लड़का बहुत ही ज्यादा बदतमीज था। ऐसा लग रहा था जैसे अफ्रीका के जंगलों से कोई खुला छुट्टा सांड आ गया था। बस फर्क इतना था कि सांड काला ना होकर गोरा था। अंजलि ने मुंह बनाकर कहा, पर उसकी लास्ट लाइन सुनकर सब लड़कियां मुस्कुराने जरूर लगी थी। अभी तक अदम्य के आने के बारे में और उसकी हरकतों के बारे में घर के बड़ों को पता नहीं था, और तय यही किया गया था कि इस बेवजह के सरदर्द का इलाज सब यूथ बटालियन मिलकर ही करेगी। घर के बड़ों के पास वैसे भी बहुत सारे हेडेक वाले काम ऑलरेडी थे। आप ठीक है ना? सॉरी, मेरे आते आते भी वो आपको। अमित आंखें बंद करके मनी मन सोनम से माफी मांग रहा था। हम ठीक हैं साहिब, और आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते ही इस तरह के हैं और आपको इसके लिए सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनम ने हौले से मुस्कुराकर अमित की तरफ देखा। पर यू शुड बी मोर केयरफुल नाउ, अमित ने कहा। जी हम ध्यान रखेंगे अपना, पर एक बार आप हमारी तरफ तो देख लीजिए ना, हमें तसल्ली हो जाएगी। हम इससे ज्यादा देर आपकी तरफ नहीं देख पाएंगे, सब हमें ही देख रहे हैं साहिब। सोनम ने इधर उधर देखते हुए अमित से इल्तिजा करते हुए कहा। सोनम की बात सुनकर अमित ने अपनी आंखें खोल ली और फिर कुछ देर रुककर उसने सामने की ओर देखा। सच में सोनम सबकी नजरें बचाते हुए उसकी तरफ ही आस भरी नजरों से देख रही थी। एक दूसरे को मनी मन तसल्ली देकर सुमित के चेहरे मुस्कुरा उठे थे। हमें तो सुन भी रहा है डुग्गू, जो बिना बात के मुस्कुराया जा रहा है, सौरभ ने डुग्गू को हिलाते हुए होश में लाकर कहा। अमित ने शांति से सौरभ की तरफ देखा और फिर शांत लहजे में कहा कि डेविल कोई भी काम बेवजह नहीं करता है, और वैसे भी ये ना सही समय था और ना ही सही जगह थी। नहीं तो सोनम के लिए इतने घटिया शब्दों को बोलने वाले की तो मैं जुबानी हलक से अलग कर देता। बट यू गाइस डोंट वरी अबाउट इट। डेविल की अदालत ने उस भरतपुर ब्रांड को क्लीन चिट नहीं दी है। ये यहाँ जरूर आया अपनी मर्जी से और दो पैरों पर चलकर है, पर इसकी विदाई डेविल अपने हिसाब से करेगा। अमित ने अपनी बटालियन को आश्वस्त करते हुए कहा। हाँ सही है यार, इसी बहाने मैं भी इस बागड़ बिल्ले पर अपना हाथ साफ कर लूंगा। सौरभ ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। गाइस आई हैव अ न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। रवि भी कुछ सोचते हुए धीरे से बोला। तुझे भी इसकी कोई हिस्ट्री पता है क्या? सौरभ ने रवि की तरफ हैरत से देखते हुए कहा। इट्स नॉट अबाउट दिस रास्कल यार, रवि ने धीरे से कहा। तो फिर? अमित ने अब रवि की तरफ देखकर पूछा। काव्या। रवि के इतना कहते ही सब दोस्त उसके चेहरे की तरफ थोड़ी और हैरत से और थोड़े अविश्वास से देखने लगे। पर वो तो अभी, सौरभ के इतना कहते ही रवि उसकी बीच में बात काटते हुए बोला कि पिछले महीने वो वापस AFMC ज्वाइन कर रही है फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है रवि, ये बता। अब फाइनल सेमेस्टर एग्जाम तो वो ऑब्वियसली देगी ही ना। इसके लिए उसके डैड अधिराज चौधरी ने AFMC एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशल परमिशन पहले ले ली थी। अमित को अभी तक काव्या के वापस आने पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। पुलकित और सौरभ भी अमित की बातों से इत्तेफाक रखते हुए नजर आ रहे थे। हाँ एक हद तक तू सही कह रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बदली होगी जरा सी भी। आखिर मेंटल असाइलम जाते हुए उसके लास्ट वर्ड्स तो तुम सबको याद होंगे ही ना। और रश्मि, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी कभी, और आज की कंडीशन में रश्मि का हम लोगों के साथ होना काव्या को और उकसा सकता है। रवि ने थोड़ी सी परेशानी वाले अंदाज में कहा। डोंट वरी रवि, हम सब है ना तुम दोनों के साथ। मेरी एक बात तुम सब याद रखना कि चाहे ये पैरासाइट अदम्य हो या फिर वो चिपकू चुड़ैल काव्या चौधरी हो, जब तक हम एक साथ है ना, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अमित ने अपना एक हाथ उन सबके सामने करते हुए कहा, और उसके बदले में उन तीनों ने भी अपना एक एक हाथ उसके हाथ के ऊपर रखकर अपनी दोस्ती निभाने का पक्का वादा कर लिया। तभी कविता जी और रागिनी जी वहां आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे मोहन और घर के दूसरे नौकर थे, जो गार्डन में ही सबकी चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करके ला रहे थे। आओ बच्चों चाय पी लो, कविता जी ने सबको अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा। माँ हम दे देंगे सबको, आप बैठिए ना, सोनम ने एक अच्छी बहू का फर्ज निभाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ इन लोगों को चाय पिलाने का जिम्मा तुम्हारा है। मैं जरा रागिनी के साथ आउट हाउस के लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट देख लूं जाकर। कविता जी ने वहाँ की कमान सोनम को देते हुए कहा और खुद रागिनी के साथ एक दूसरे नाश्ते की ट्रे लेकर मोहन के साथ आउट हाउस की तरफ चली गई। सोनम और अंजलि ने सभी को चाय के कप पकड़ाने शुरू कर दिए। पर डेविल तो डेविल ठहरा, कोई भी काम आसानी से करना उसकी शान के खिलाफ था। सो सोनम ने जैसे ही उसे चाय का कप पकड़ाया, उसने धीरे से उसके हाथ को भी पकड़ लिया। सोनम ने आंखें बड़ी करते हुए उसे इशारे में ही अपना हाथ छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की, तो बदले में अमित ने उसे टेरेस पर मिलने के लिए इशारा कर दिया और सोनम का हाथ छोड़ दिया। सब लोग अब कल होने वाले मेहंदी फंक्शन की तैयारियों के लिए बात कर रहे थे, पर सोनम अपने हाथों में कप पकड़े हुए उसमें से उठने वाले धुएं में खोई हुई थी। क्या हुआ बिट्टू, कहाँ खोई हो तुम? चाय क्यों नहीं पी रही हो? अवनी ने उसे यूं खोए हुए बैठे देखा तो पूछ बैठी। कुछ नहीं भाभी, वो हमें ना एक काम याद आया है, तो हम बस अभी आते हैं, आप सब तब तक कंटिन्यू कीजिए ना, सोनम ने कहा और अवनी या फिर किसी भी और लड़की के जवाब का इंतजार किए बगैर ही वहाँ से चली गई। अरे ये कहाँ जा रही है? रश्मि ने सोनम को यूं अचानक से उठकर जाते हुए देखा तो अंजलि की तरफ देखते हुए पूछ लिया। वहीं जाएगी ना मेरी राधा रानी, जहाँ उनके कान्हा जी होंगे, अंजलि ने एक आंख विंक करते हुए कहा। है क्या मतलब है तुम्हारा? रश्मि कंफ्यूज हो गई थी। वो देखो जाने मन, अंजलि ने धीरे से उस चेयर की तरफ इशारा किया जहाँ अभी कुछ देर पहले तक अमित बैठा हुआ था, पर अब वहाँ कोई नहीं था। रश्मि ने उस खाली चेयर की तरफ देखा और फिर अंजलि की तरफ देखा, फिर दोनों ही गुपचुप तरीके से मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। जंगली बिल्ला। हाय ये क्या हुआ तुम्हारे गाल पे लल्ला? सुधा ने अदम्य के एक तरफ के गाल पर पड़ी हुई उंगलियों के निशान और चेहरे पर आई सूजन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये कुछ भी तो नहीं। अदम्य सकपकाया सा इधर उधर नजरें चुराते हुए बोला। इतने हमारी तरफ देखो तुम। सुधा ने अदम्य को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। जब तुम्हारे गाल पर निशान कैसे बने? तुम्हें आते किसने कूट दे लल्ला?
सुधा अपनी आदत के हिसाब से शुरू हो चुकी थी। ओफो मौसी, जब तुम सब समझ रही हो तो फिर पूछकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो तुम? अदम्य ने सुधा के हाथ को झटकते हुए कहा। हाय हाय लल्ला जे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला हमें कैसे पता होगा कि तुम्हारे गाल पर किसने सिकाई कर दी है, और वो भी तुम्हें आते ही आते? सुधा पूछ तो रही थी अदम्य के हालचाल, पर उसके पूछने के ढंग पर अदम्य बौखला गया था। तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो मौसी प्लीज? और प्लीज मेरी इतनी चिंता मत करो तुम, इतना सब तो चलता रहता है मेरे साथ। अब आखिर जिस तरह की लाइन मेरी है उसमें ये सब होना नॉर्मल है। अदम्य ने ऐसा कहा था कि जैसे उसे सच में उसे एक पंच से कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर सच तो सिर्फ यही था कि डेविल के उस पंच ने उसका जबड़ा हिला दिया था और वो सुधा के सामने ही नाग बने रहने का सिर्फ नाटक कर रहा था। पर अब जब उसने सांप के बिल में हाथ डाल ही दिया है तो फिर ये नाग उसे डसेगा जरूर। अदम्य ने अपने पंच वाले चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहा। सुधा को ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया था, और अभी अगर वो पूछती तो अदम्य उससे गुस्सा हो सकता था, इसलिए वो अपने मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप खड़ी थी। पर उसे इतना जरूर समझ में आ गया था कि अदम्य जैसे जंगली बिल्ले से उलझने की डेयरिंग सिर्फ डेविल मतलब कि अमित ही दिखा सकता था। अरे मुरली मनोहर, अदम्य लल्ला को हमने जहाँ इन सब की झाम उतरवाए के लिए बुलाया था, और एक जय लल्ला के पहले दिन ही अपना स्वागत करवाए बैठे। बचा लियो हमें मुरली मनोहर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जय चाल हमारी पे उल्टी पड़ जाए। सुधा ने चिंता से अदम्य की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, जो इस समय आईने में अपने चेहरे की सूजन देखकर डेविल के पंच की तेजी समझने की कोशिश कर रहा था। सबसे नजरें बचाते हुए सोनम धीरे धीरे स्टेयर्स से होते हुए टेरेस पर जा रही थी। वो अपनी पाजेबों को अपने हाथों में थामे हुए टेरेस पर पहुंच गई थी। अमित टेरेस के सबसे पीछे की तरफ, जहां पर एक बड़े से आम के पेड़ की कुछ डालें छत के कोने को छू रही थी, खड़ा होकर सोनम का ही इंतजार कर रहा था। सोनम ने इधर उधर देखते हुए टेरेस के उसी कोने पर आकर उसके ठीक बराबर में खड़ा होना सही समझा। अमित ने कनखियों से उसकी तरफ देखा और कहा कि आपकी पाजेब कहाँ है धर्मपत्नी जी? सोनम बजाय उसके सवाल के जवाब देने के उसे हैरानी से देखने लगी थी। अमित उसकी तरफ पलटकर टेरेस की रेलिंग से सटकर खड़ा हो गया और बोला कि हाँ वैसे क्या देख रहे हैं आप? मुझे कुछ फील हुआ तो मैंने पूछ लिया आपसे। हाँ यही तो हम सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि हमारी पाजेब हमारे पैरों में नहीं है? सोनम ने मासूमियत से कहा। अमित को अपनी जान की मासूमियत पर थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी हंसी आ गई थी। अरे अब हमने ऐसा क्या जोक कह दिया जो आपको हंसी सूझ रही है? सोनम ने अपने मुंह को एक तरफ समेटते हुए कहा। अब जब आप बात ही ऐसी करेंगी तो फिर मुझे हंसी तो आएगी ना। अमित ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ हमें पता है कि आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना, सोनम ने अपनी जान सुखाते हुए कहा। हम पता नहीं आपके बुलाने पर आ ही क्यों जाते हैं, हमें ना आपसे बात ही नहीं करनी है, आप ना पहले जी भर कर हंस लीजिए हमारे ऊपर। सोनम अपने दोनों हाथों को मोड़े हुए मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। आले 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 मेरी जान, मेरी सोनम तो गुच्छा हो गई। अमित ने सोनम के दोनों गालों को खींचते हुए कहा। लग रही है हमें। सोनम ने उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए कहा। ये हमारे गाल हैं साहिब, आपकी तरह रफ एंड टफ नहीं है जो बस खींचे ही जा रहे हैं। सोनम ने ये कहते हुए जैसे अमित की तरफ देखा, अमित को खुद की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर वो लड़खड़ाने लगी और फिर चुप होकर खड़ी हो गई। जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि आप एक प्यारी सी मखमल में लिपटी हुई मोम की गुड़िया हैं, जिसे छूने से मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं कब आप मेरे छूने भर से तकलीफ में आ जाएं। पर मैं भी क्या करूँ, खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ आपको छूने से, आपको महसूस करने से। अमित ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो आई एम सॉरी। अमित ने अपने दोनों कानों को पकड़कर उसके सामने खड़ा किया। ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो बस यूं ही आपको परेशान करने के लिए कह रहे थे। सोनम ने अमित के हाथों को उसके कानों से हटाते हुए कहा। पर मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ जान। अमित अब उसके हाथों को अपने हाथों में थामे हुए था। मयंक ने मुझे फोन करके आप तक तुरंत ही आने को कहा था, पर मुझे आने में देर हो गई और वो अदम्य आपको इतना कुछ कह गया, सो आई एम सॉरी जान। अमित ने अफसोस से कहा। भाई जानते हैं उसे? इस बार सोनम की बारी थी चौंकने की। हाँ वो आपकी भरतपुर वाली मासी के बेटे हैं। अमित को कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी उस पैरासाइट के बारे में सोनम को बताने की, पर फिर भी वो उसे बता रहा था क्योंकि डेविल कोई भी काम बेवजह नहीं करता था। हाँ हम नहीं जानते हैं उसे, भाई ने कभी भी हमें उसके बारे में नहीं बताया। सोनम ने अदम्य के बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा। वो पैरासाइट और उसकी हरकतें इस लायक नहीं है कि मयंक उसके बारे में आपको बता दे। अमित का मुंह एक बार फिर से कड़वाहट से भर गया। वैसे आज जब वो हमसे अनजाने में कॉरिडोर में टकराया था तो उसने हमें। सोनम एक बार फिर से अटक रही थी अमित से बात करते हुए। हाँ आप उस अदम्य अग्निहोत्री की बात कर रही है ना? अमित की आवाज अब सीरियस और गुस्से की टोन में तब्दील हो गई थी। सोनम ने धीरे से कहा। क्या क्या था उसने आपके साथ, बताइए मुझे आप सोनम। अमित सोनम के कंधों को झकझोरते हुए बोला। वो हमें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और जबरदस्ती हमारी उंगलियों को छूने की कोशिश कर। सोनम ने इतना कहते कहते जैसे अमित की तरफ देखा, उसकी गुस्से से लाल आंखों को देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई थी। उसने झट से अमित के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा कि हमारी बात सुनिए आप साहिब, प्लीज प्लीज आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। उसने सिर्फ कोशिश की थी हमें छूने की, पर इससे पहले कि वो अपने गंदे हाथों से हमें छूता हम वहां से चले आए थे।